सरकार से लड़ना कितना भारी होता है। आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन पुलिस राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ के बाहर से सादी वर्दी में पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। उस शख्स से आज आप आपको रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि बंदा निकला 23 करोड़ का। और यहां तक यह भी कहा जाता है कि आरटीआई के द्वारा ब्लैकमेलिंग भी करते हैं और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा भी हो सकता है। इन सब से लेकर सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे एडवोकेट गोवर्धन सिंह से। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप चारण है और आप देख रहे हैं खास राजस्थान। सबसे पहले गोवर्धन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास राजस्थान के मंच पर। बंदा निकला 23 करोड़ का, कितनी सच्चाई? देखिए, सरकार ने मेरे बैंक खाते सीज किए और फिर एक सीनियर आईपीएस अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताता है कि 23 करोड़ बैंक खाते में थे। लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उस 23 करोड़ खाते में थे तो बैंक खाते में थे, अगर वो सही करें तो। जी। और बैंक खाते में है तो फिर इनकम टैक्स ने मेरे पर आज तक कितना जुर्माना लगाया? तीसरा सवाल यह है कि अगर बैंक खाते में 23 करोड़ थे, तो उस आईपीएस अफसर को मेरा बैंक स्टेटमेंट जो उन्होंने सीज कर दिया बैंक खाता, वो भी दिखाना चाहिए था। झूठ की एक पराकाष्ठा होती है और वो झूठ की पराकाष्ठा इन्होंने करी। मुझे लगता है एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये समझ सकता है कि कोई भी अपराध का पैसा, जैसा आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया ब्लैकमेलिंग का पैसा या कुछ भी और अन्य अपराध का पैसा बैंक खाते में रखेगा, ऐसा मुझे लगता है कोई मानेगा नहीं। कितना मिला सरकार को पैसा आपके बैंक खातों में? अब तो आप बता दीजिए क्योंकि किसी को पता नहीं। मैंने कोई टोटल तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे इनकम टैक्स रिटर्न ठीक-ठाक सी रही है और आज भी मेरे पत्नी और मेरी, हम दोनों जो वकालत करते हैं, हमारे ठीक-ठाक सी रिटर्न है। लेकिन जो सरकार ने झूठ बोला, वह सरकार से आपको ये सवाल पूछना चाहिए। मेरे इंटरव्यू के बाद मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आज एनिवर्सरी है, अरेस्ट एनिवर्सरी बोलेंगे इसको। जी। तो आप उसी आईपीएस अफसर से सवाल करिए जाकर के, साहब आपने खाते सीज किए तो बताइए गोवर्धन सिंह खाते में कितने पैसे थे? आपके अधिकारियों से भी अच्छी लाइजनिंग है। वास्तविकता में दबे स्वर में वो क्या कहते हैं? ऊपर से आदेश। आज तो खुल के बता दीजिए। नाम मत लीजिए लेकिन सच तो बता नहीं, दीजिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? मुझे पता है आप आज जितने लोग आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, जी। ऐसा कौन दर्शक व्यक्ति है या नागरिक है या यानी मालिक है जिसको ये पता नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आप एफआईआर के आदेश न्यायालय से करवाएँगे और उसके बाद आपको प्रसाद नहीं मिलेगा? ये मुझे लगता है कि इतना मूर्ख तो शायद ही कोई होगा। उस आदेश में अभी तक क्या कुछ हुआ है? 31/3/2022 को जी। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जिसमें चीफ मिनिस्टर, एमएलए, उसमें अभी जो वर्तमान आरपीएससी चेयरमैन है संजय क्षोत्रिय वो मुल्जिम थे, देवाराम सैनी मुल्जिम थे, भूपेंद्र यादव पूर्व डीजीपी मुल्जिम थे और उसके कंटेंट से एमएल लाठर भी मुल्जिम थे, एक एडिशनल एसपी सुरेंद्र सागर वो भी मुल्जिम था और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। भारत का पहला मामला है कि कोर्ट एफआईआर का ऑर्डर करता है और सरकार कहती है हम ये दर्ज नहीं करेंगे। और उस एफआईआर में सरकार सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट खूब चक्कर काटती है, लेकिन उनको स्टे नहीं मिलता। फाइनली वो मुझे 27 दिन बाद, यानी आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले आज ही के दिन, एक झूठे मुकदमे में मुझे अरेस्ट कर दिया और उसके बाद जो मुकदमों की लाइन लगती है, मुझे लगता है आपको पता होगा। उसके बाद 15 मुकदमे और दर्ज किए जाते हैं उस एक मुकदमे के अलावा और 8 पुराने मुकदमे उनको रीओपन किया जाता है जिस पर हाई कोर्ट की रोक थी। चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, सत्ता है उनके पास, ताकत है और ताकत ने जिस प्रकार से ताकत का दुरुपयोग किया, वो सबके सामने, आपके भी सामने है। आप युवा हो, क्या जरूरत थी इन सबसे लड़ने की? घर बैठे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे लड़ने की जरूरत कहाँ थी? ऐसा क्या मामला था कि आपको लड़ना पड़ा उनके खिलाफ? मैं कहाँ लड़ रहा था? आप मुझे बताइए, आप यदि मेरे पास मेरे ऑफिस में आएँ और मुझे कहें साहब आप कोर्ट में मेरी एप्लीकेशन लगाइए और वो एप्लीकेशन किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ हो, तो पहला रास्ता तो मेरे पास यह है कि मैं हाथ जोड़ कहूँ साहब मैं ये आपके मामले में पैरवी नहीं कर सकता न्यायालय में क्योंकि आपके सामने ताकतवर व्यक्ति है। दूसरा रास्ता यह है जो मेरा धर्म है कि मैं मेरी जो उचित जो फीस है वो लेकर के और आपके मामले को कोर्ट में रखूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति या जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है वो यही चाहेंगे कि यार मैं ईमानदारी से किसी की पैरवी करूं, उचित फीस जो मुझे लगती है या जो देने में सक्षम है उससे लूं। और वो काम अगर मैं करता हूं और उससे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर होता है, तो मुझे लगता है चाहे मैं युवा हूं, चाहे सक्षम हूं, चाहे नहीं हूं, मुझे लगता है ये मेरा धर्म है और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो अधर्म की श्रेणी में आएगा, ऐसा मुझे लगता है।
उसको तो मुलजिम की तरह बीकानेर में अपने घर पे सड़कों पर घुमाया गया, क्या ये उचित था? देखिए, ये सत्ता का चरित्र है। ये बात केवल एक मुख्यमंत्री की नहीं है। जहाँ-जहाँ सत्ता होती है और सत्ता के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है या कोई न्यायालय से आदेश कराता है या उनको भय लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है, तो वो ये सब काम करती है। मुझे याद है वो मई महीना जी। जिस समय 50 डिग्री टेम्परेचर था, मुझे लगता है कि उस समय जो पुलिस वाले मेरे साथ थे, जिनको मेरे साथ पैदल चलना पड़ रहा था, वह भी बस साँस उनकी फूल रही थी, जल्दी से कार में बैठ जाएँ, एसी चला लें, वो हालत उनकी हो रही थी। लेकिन उनका सत्ता ने जो अपना रंग दिखाया, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, वो प्रमाण है इस बात का कि ये लोग कितने डरे हुए और कमज़ोर कायर लोग थे। अगर ये बहादुर होते, अब ये सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे भी पूछता हूँ और आप मेरे को देखने वाले हर एक व्यक्ति से पूछता हूँ, जी। अगर मुख्यमंत्री कायर कमज़ोर नहीं होते, तो वो क्या करते? वो ईमानदार होते, वो ठीक व्यक्ति होते और कानून का राज होता, तो वो कहते कि जो कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर किया उसको दर्ज करो, अनुसंधान करो और अनुसंधान करके जनता को बताओ कि मुख्यमंत्री निर्दोष था और गोवर्धन सिंह ने पैरवी करके और जो मुकदमा दर्ज कराया वो गलत कराया। ऐसा नहीं हुआ। आज भी सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ रही है, लगातार कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है यही प्रमाण है कि उस एफआईआर में कुछ तो ऐसा था जिससे मुख्यमंत्री, डीजी, आईपीएस, आईएएस और अन्य लोग भी डर रहे थे। तो राजस्थान में विपक्ष इस मुद्दा ही नहीं बना पाया और मीडिया के मैंने किसी खबर के अखबार नहीं देखा, जबकि वास्तविकता में ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर होती है, लेकिन ये खबर कहीं नहीं दिखाई गई और राजस्थान में विपक्ष क्या कर रहा था? इसका जवाब है विपक्ष है कहाँ? आपको दिख रहा है क्या? आप बुरा मत मानिएगा, जनता भी देख रही है लगातार। विपक्ष दिखता है क्या? मुझे लगता है राजस्थान में हालात ये है कि कांग्रेस के कर्मों से बीजेपी आ जाती है और बीजेपी के कर्मों से कांग्रेस आ जाते हैं। आपस में कोई इनकी आपस में कोई नाराज़गियाँ नहीं है, तो हम कांग्रेस बीजेपी जय हो करने वाले लोग हैं या कोई अन्य दल की भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है इस बात से आप ये देखने वाले ये अर्थ नहीं निकाल लें कि कांग्रेस बीजेपी एक है। मैं कह रहा हूँ सारे ही नेता एक हैं। और ये सब नेता आपस में मिलते हैं और बाहर जो जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, तो विपक्ष तो है ही नहीं। तो कहाँ आज मान लीजिए आप बताइए कि एक गरीब ने सुसाइड कर लिया था। मैं अभी कुछ दिन की बात बता रहा हूँ आपको, राम प्रसाद मीणा जी ने बिल्कुल, चांदी की और टंकी पे। एक मंत्री ने का होटल बन रहा था, वो होटल टूट भी गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आपको विपक्ष के नाम पर कितने बीजेपी के नेता जिन्होंने चलो छोड़ दीजिए वो बोल नहीं पाए, किसी ने सोशल मीडिया पर थोड़ा-सा भी लिखा क्या कि एक मंत्री ने एक गरीब को मार दिया? मुझे लगता है किसी ने लिखा। तो विपक्ष जनता की नज़र में विपक्ष है, वास्तव में कोई विपक्ष कहीं नहीं है और अन्यथा मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, क्या भारत के लिए बड़ी खबर नहीं है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता क्योंकि राहुल गांधी अब सबसे बड़े नहीं बचे, तो अब सबसे बड़े नेता कांग्रेस में अशोक गहलोत ही है, खड़गे नहीं है। और अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कोर्ट का होना, क्या ये सबसे बड़ी खबर नहीं थी भारत के लिए? आपने कौन से अखबार, कौन से टीवी चैनल में खबर देखी? ये प्रमाण है कि आप समझ जाइए क्या खेल चलता क्यों है। चल जाती है तो यहाँ खबरें? पर क्या खेल मीडिया, चलता है? यहाँ पर विपक्ष और पक्ष कुछ भी नहीं है। यहाँ पर संगठन है उन सभी बेईमानों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का। ये लोग संगठित हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए। आपको विश्वास था कि आप इतने जल्दी बाहर आ जाएँगे या फिर जब सरकार बदलेगी तभी बाहर आ पाएँगे? देखिए मुझे विश्वास ये ज़रूर था कि एक कहावत है राई का पहाड़ बनाना। जी। तो मेरे मामले में जब मैं जेल में था, जब मैं यातना भुगत रहा था पुलिस कस्टडी में लगातार, तो मुझे लग रहा था कि मेरे मामले में राई के बिना मतलब बिना राई का पहाड़ बना दिया इन्होंने, कैसे टिकेगा, कब तक टिकेगा? मुझे लगता है कि मैं इस दम पर कि मैंने कुछ जब गलत किया ही नहीं, तो इनका झूठ कब तक चलेगा? तो ये ज़रूर भरोसा था कि आज नहीं कल क कभी न कभी तो जनता के सामने सच्चाई तो थी और न्यायालय के सामने भी आएगी। तो मुझे लगता है कि आई और मैं आज आपके सामने हूँ, वही सत्ता, वही मुख्यमंत्री, वही पुलिस और मुझे लगता है मैं आपके सामने बैठा हूँ। हालाँकि संघर्ष अभी लंबा है क्योंकि सत्ता तो वही की वही है। तो अभी नवंबर-दिसंबर तक जब तक ये फॉर्च्यूनर में या किसी ऑटो में बैठकर जब तक नहीं जाते हैं, जो तब तक सरकार तो के मंत्री ने कहा, वही हाँ, शब्द राजेंद्र तब गुड़ा तक के कह रहे हैं आप। तब तक ये चलेगा। हो सकता है मुझे दोबारा जेल भेज दें, हो सकता है मेरी वकालत भी दोबारा निरस्त करा दें। क्योंकि जिस तरह से ये हथकंडे अपना रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई एकदम गिरे हुए स्तर का व्यक्ति भी नहीं करता ऐसा तो। आपकी वकालत निरस्त क्यों होगी? आपकी वकील कौन भी आपके साथ पूरी खड़ी नहीं गई फिर तो? देखिए आप एक सर्वे करा लीजिए। जी। सरकार से लाभ प्राप्त कुछ वकीलों को छोड़ दो। कुछ उनसे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ लाभ प्राप्त जिनको बता रहा हूँ, उनसे लाभ प्राप्त कुछ को छोड़ दो। तो राजस्थान में दावे से कहता हूँ 1 लाख वकील आप सर्वे करा लीजिए
उन 1 लाख में से 99,000 वकील मेरे साथ खड़े मिलेंगे। और एक और दावा कर रहा हूं, आप पर्सनली किसी जो पुलिस वाले मेरे पूरे एपिसोड में जुड़े रहे, जी। उनमें से किसी को भी निजी रूप से जानते हो, पर्सनली पूछो यार अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ सच क्या है, तो वो बता देंगे कि भाई सच तो ये है कि सीएमओ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, डीजी पीएचक्यू से एमएल लाठर के दबाव चल रहे थे, उस दबाव में सब लोग काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें चल रही थी, और वकालत की जो बात करूं तो उसमें भी बता दूं आपको, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो वकीलों की संस्था है, हितों की बात करती है, आपके हित कहाँ गए? हाँ, तो मुझे लगता है कि वहां निजी पर हित पहले आ गया। ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए, सरल भाषा में समझिए। जी। अगर आपको कोई भी चैनल 1 करोड़ रुपया महीने का भुगतान करता हो, तो जिसकी खाएंगे बाजरी उसकी नहीं बजाएंगे हाजिरी। आज मैं जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ जो ऑर्डर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने किया था, जो दिल्ली से स्टे हो गया, वो ऑर्डर कराने में चेयरमैन थे सुनील बेनीवाल। वो राजस्थान सरकार के सरकारी वकील यानी डबल एजी हैं, जिनके खाते में राजस्थान सरकार यानी अशोक गहलोत ने राजकोष से करोड़ों रुपए खाते में डाल चुकी है सरकार अब तक में। और उन्होंने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में जो व्यक्ति थे जिनका नाम श्री चिरंजी लाल सैनी था, वह भी सरकार के डबल एजी हैं। और जो 1 करोड़ रुपए महीना लगभग ले रहे थे सरकार से, राजकोष से, एक वह महीने की? 1 महीने की, मैं दोबारा बोलता हूं, प्रति माह लगभग 1 करोड़ रुपया जनता के टैक्स के पैसों से यानी खून पसीने की कमाई से अशोक गहलोत साहब सरकारी वकील श्री एमएस सिंघवी के खाते में डाल रहे थे। और वो एमएस सिंघवी भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसे और नाम भी हैं। अब जो वर्तमान चेयरमैन है, वह भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और राजस्थान सरकार के सरकारी वकील हैं। तो मुझे बताइए, इनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? मेरी भक्ति का कि खेल। बात मुझे सवाल इतना समझ नहीं आता, गोवर्धन सिंह से इनको क्या लाभ है? गोवर्धन सिंह तो कभी ये बेईमानी करेंगे तो इनको कपड़े खोल के जनता को दिखाएगा भाई बेईमानी कर रहे हैं। तो लाभ कौन दे सकता है? सत्ता दे सकती है, मुख्यमंत्री दे सकते हैं, नेता मंत्री दे सकते हैं। तो जो लाभ देगा, तो उसको सरल भाषा में राजस्थानी में कहते हैं, जिसकी खाएंगे बाजरी उसकी बजाएंगे हाजिरी। तो मैं इस बात से कोई, मेरे लिए कोई हतप्रभ नहीं हो रहा हूं, इस बात से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं कि ये तो और ज्यादा हो सकता है और ज्यादा होगा। क्योंकि जिस तरह से ये गिरे, मुझे लगता है जो इतना गिर सकता है वो आगे भी गिर सकता है। ये मेरा जवाब मैंने है। कुछ मुकदमों की पड़ताल भी की, देखा भी सही। अधिकतर भाषा शैली मुझे हर मुकदमे में एक ही प्रकार की लगी, जो मैंने यहाँ पढ़े। और कुछ मुकदमे तो ऐसे भी हैं कि आपने राशन ले लिया, सत्यता है क्या इनमें? आपके कितना राशन ले लिया, कितनी शक्कर ले ली, कितना पेट्रोल ले लिया, आपके इंटरव्यू में केरोसिन ले लिया। जो आपने एक बहुत सवाल पूछा, बंदा निकला 23 करोड़ के का, और आईपीएस अफसरों ने इंटरव्यू दिया, ब्लैकमेलिंग की बात अभी करी, उसका जवाब मैं दूंगा आपको। तो पहला सवाल और ये मुकदमा दोनों ही कंट्राडिक्ट है। आप यूँ समझिए, मेरे खाते में 23 करोड़ रुपया, और मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में वकालत करता हूँ हाई गाड़ी कोर्ट में, भी अच्छी खासी आप यूज़ करते हैं। जो भी। अब सवाल आता है कि मैं जयपुर से बीकानेर जाऊँगा और मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एक राशन डिपो है, वहाँ पर मैं जाकर के 18 लीटर केरोसिन और 40 किलो गेहूँ लूँगा और उसको काम में लूँगा। यह मुकदमा अगर मेरे खिलाफ कोई बनाएगा, वो भी तब जब राशन कार्ड मेरा खाली पड़ा है। पोस्ट मशीन का भी आजकल प्रावधान है, पोस्ट मशीन में अंगूठे ये लगते हैं, तो उनके वो भी खिलाफ जाँच नहीं जाँच किया। होनी चाहिए ना, जिन्होंने दिया है, वास्तविकता तो ये होना मुझे चाहिए। लगता है आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये मुकदमा एक नहीं है, जितने मुकदमे दर्ज हुए, सभी मुकदमों की भाषा आपको कभी मौका मिले पढ़िएगा। और ये भाषा 12 साल पहले मेरे खिलाफ जो मुकदमे हुए थे, उनसे मिलती है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर एक ही था। 12 साल पहले भी मुख्यमंत्री अशोक कौन गहलोत था ने स्क्रिप्ट राइटर? स्क्रिप्ट लिखी थी। कौन और है व्यक्ति जो लिख रहा है? जो सही मुख्यमंत्री बोल रहा है? अशोक गहलोत है खुद, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है। और इस बार भी उसी की योजना है। उस समय वही मुख्यमंत्री, 12 साल पहले वाले भी, अब भी वही मुख्यमंत्री। 12 साल पहले जो झूठे मुकदमे हुए थे, उसमें पुलिस और सरकार आज तक हाईकोर्ट में माफी मांगते घूम रही है, आज तक, कि हमने सभी मुकदमे झूठे किए थे। लिखित में वापस ले रही है। ऑन रिकॉर्ड लिख कर कहा है कि हमने 12 साल पहले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो गोवर्धन सिंह खिलाफ अनगिनत मुकदमे किए थे, वो झूठे थे। और उनमें सब में एफआईआर पेश कर दी है। और पुलिस वालों जिन्होंने मुकदमे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर भी दी। उन्होंने कार्रवाई करके रिपोर्ट दे दी कि साहब हमने तो कार्रवाई भी कर दी। तो कुल मिलाकर के 12 साल पहले जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस स्क्रिप्ट को और अब वाली स्क्रिप्ट को जब आप पढ़ेंगे, तो मुकदमे भी वही, सेक्शन भी वही, लैंग्वेज भी वही, और मुकदमे कराने वाले भी वही। तो ये मुझे लगता है कि
दृश्य है। पुलिस कस्टडी में आप बहुत ज़्यादा समय तक रहे, इतने समय तक वास्तविक जो अपराधी बड़े होते हैं, उनको ज़्यादातर रखा जाता है। आप पर इतनी बड़ी पुलिस कस्टडी में रखने का क्या कारण था? क्या पूछा जाता था बार-बार? उससे पहले मैं जेल का बताता हूँ आपको। जब मैं जेल में भेजा गया तो मुझे जेल में ऐसा कहा गया जैसे ऐसा महसूस कराया गया मुझे भी और अन्य कैदियों को भी कि राजस्थान का सबसे बड़ा एनिमी, शत्रु वो मैं ही हूँ। खूंखार मुझे अपराधी। खूंखार मुझे कहाँ रखा गया? जयपुर के उस जेल के उस वार्ड में रखा गया जहाँ पर सबसे खतरनाक लोग रहते हैं, जो बाहर झाँक नहीं सकते, जहाँ पर आतंकवादी, बम विस्फोट करने वाले लोग, फांसी वाले लोग, पाकिस्तानी, खूंखार अपराधी, उनके बीच में रखा गया। वो जो बम कांड जिसमें बरी हुए हैं, जो मंदिरों में बम विस्फोट हुए जिसमें 76-80 लोग मरे अभी कुछ थे, दिन पहले। वह भी मेरे साथ थे और उनके बीच में रखा गया। मैं बाहर झाँक नहीं सकता, बाहर किसी से मिल नहीं सकता। इनके बीच में रखने का जो कारण था, मुझे लगता है कि यही प्रमाण है सरकार की मंशा का। उसके बाद जो मुझे 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा, उनकी मंशा ये थी मैं जनता को सच नहीं बता दूँ। मेरे को वकीलों से बात नहीं करने देते थे, मेरे ही वकीलों से बात नहीं करने देते थे। मीडिया से तो बिल्कुल भी नहीं। गलती से कुछ मीडिया ने मेरे से 28 अप्रैल को बात कर ली थी। बाद में तो साँस फूल गया उनका कि मीडिया से किसी हालत में बात नहीं कर सकता था। बाद में मीडिया वालों के साथ उन्होंने बदतमीज़ियाँ भी करी कोर्ट में, पुलिस ने और ने, क्योंकि सरकार की हाज़िरी बजा रहे थे। ये वो जनरल डायर है जिसने फायर का आदेश किया और बाद में भारतीय मुझ पर गोली चला रहे थे, भारतीय पर ही। तो वो सब लोग थे, मुझे लगता है कुछ उनसे लोगों ज़्यादा को तो अपेक्षा। गांधी कहा जाता है कि गांधी विचारधारा की सत्यता क्या लगता है? मुझे लगता है सारी बात से आप खुद ही या देखने वाले लोग आंकलन लगा लेंगे कैसा गांधी है। अगर सच में गांधी होता, मुझे आप एक एक सवाल का जवाब दीजिए, देखने वाले सब दर्शक जवाब दीजिए या मन में सोचिए जवाब। अगर सच में अशोक गहलोत साहब को गांधीवादी मान लिया जाए और गांधी होते अशोक गहलोत की जगह, तो वो जरूर ये कहते कि मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने किया है तो दर्ज करिए, उस पर अनुसंधान करिए और अनुसंधान करके जनता को बताइए कि उस मुकदमे में क्या पाया गया है। आरटीआई लगाकर ब्लैकमेलिंग का मामला आपके ऊपर सबसे ज्यादा मीडिया में चला। सच्चाई क्या है? मुझे मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि मैं 121 दिन पुलिस कस्टडी में रहा। 154 दिन मैं जेल में रहा। मेरे बैंक खाते सीज़ कर दिए, इन्होंने मेरे ऑफ़िस सीज़ कर दिया, मेरा कंप्यूटर, फाइलें, मोबाइल, गाड़ी सब कुछ सीज़ कर दिया। जी। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने या किसी अन्य व्यक्ति ने ये बताया नहीं कि मेरे यहाँ से कौन-सी इनको अवैध संपत्ति, अवैध धन, अवैध काम या कुछ मिला या मैंने या किसी अन्य मैंने किसी को ब्लैकमेल किया। एक आदमी तो मिलता है इनको। आप बिना राई का पहाड़ बनाते गए, जनता को सब समझ में आता है। आपको भी आता होगा, पुलिस को भी आता है। तो समझ में सब कुछ आता है, लेकिन जब मरे-गिरे लोग जिनकी आत्मा मर चुकी है, मैं उसको डेड बॉडी मानता हूँ। वो डेड बॉडी जो चापलूसी करने के चक्कर में कुछ भी झूठ बोल दे, मुझे लगता है उसका प्रमाण नहीं। दूसरी बात, मैं आज आपके माध्यम से अशोक गहलोत को चुनौती देता हूं, सरकार को चुनौती देता हूं और डीजीपी को चुनौती देता हूं। मैं बीकानेर का जन्मा जाया हूं। बीकानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत और धरती पर से एक व्यक्ति ढूंढ के बता दे, आप भी ढूंढ देना, और वो कह दे मैंने गोवर्धन सिंह को 1 रुपए दिया। कोई भी। ये 12 साल पहले मुकदमे किए थे उन्होंने, 12 साल में उनको एक भी नहीं मिला। अब इन्होंने इतनी पुलिस कस्टडी 9 महीने मुझे रख लिया, अब भी एक भी नहीं मिला। अब भी मैं कहता हूं, अब भी इनको मिल जाए 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो एक व्यक्ति ढूंढ कर लाइएगा और उसका नार्को टेस्ट और मेरा नार्को टेस्ट कराइएगा। चुनौती। नार्को टेस्ट तक तैयार है आप? मैं रेडी हूं। और जो व्यक्ति कहे मैंने 1 रुपया दिया, उसका भी नार्को टेस्ट कराइएगा। और मैं तो कहता हूं अशोक गहलोत गांधीवादी साहब, जो गांधी हैं, नकली गांधी, असली गांधी जो भी है, वह भी अपना नार्को टेस्ट कराएं कि इस खेल में उनकी क्या भूमिका थी। तो मुझे लगता है कि जिस दिन कोई व्यक्ति आरटीआई लगाता है और वो मैनेज नहीं होता है, तो भ्रष्टाचारी एक ही आरोप लगाता है कि साहब ब्लैकमेलिंग। मुझे बताइए, अगर मैं, जिसने राजस्थान भारत में ठीक ठाक सा खोला, चीजों को जनता को बताया, जनता को सच्चाई बताई। और एक और सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा और जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप भी जवाब दे सकते हैं। कोई गुंडा, बदमाश, भूमाफिया, शराब माफिया, ब्लैकमेलर, हिस्ट्री शीटर या कोई भी अन्य अपराधी, आपने कोई उदाहरण सुना क्या कि वो अपने थाने के एसएचओ के खिलाफ एफआईआर कराता है? एसएचओ छोड़ दिए, एसपी खिलाफ कराता है, ऐसा कोई मिला क्या? और एसपी से ऊपर आईजी खिलाफ, डीजी खिलाफ और मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर कराता है, ये सुना क्या? और अगर नहीं सुना तो यही प्रमाण है कि अगर मैं नीट एंड क्लीन नहीं होता, मैं ईमानदार नहीं होता, तो मैं ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि बेईमान व्यक्ति में ये विल पावर होती ही नहीं है।
और मैंने पूर्ण ईमानदारी से जो मेरे ऑफिस में आया और मेरे से अपेक्षा की कि मैं न्याय दिलाऊं उसको, मैंने मेरी क्षमता से कोशिश की। न्याय मिला नहीं मिला वो न्यायालय के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैंने मेरी कमी कहीं नहीं छोड़ी नहीं। तो मुझे लगता है कि यही प्रमाण है सब चीज़ों का। और रही बात राजस्थान में, आज़ादी के बाद पहला मामला है शायद ये कि सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर हुआ, मीडिया में कहीं छपा नहीं। और जो इन्होंने किया, मुझे लगता है सारी बात समझ सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी, कांग्रेस, हो सकता है आम आदमी पार्टी या और कोई भी पार्टी, सत्यता है इसमें चुनाव देखिए, लड़ेंगे? ये सवाल मेरे से वर्षों से पूछा जा रहा है। मैं 2006 में कुछ पब्लिक लाइफ में आ गया था, कुछ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा था मैं। 2006 में लोगों ने कहा, अच्छा कोई बिना काम ऐसे थोड़ी करता है कोई, वो देशभक्ति की बातें जो है वो तो राजनीति में जाने के लिए होती है। फिर 2008 का चुनाव आया, मैंने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। लोगों ने कहा इसकी बड़ी प्लानिंग है। और बड़ी प्लानिंग है तो फिर अगला चुनाव तैयारी कर रहा होगा, अभी गेन कर रहा होगा। फिर मैंने एक अनशन किया, 13 दिन तक अनशन किया पूरे देश भर में। और बीकानेर में अन्ना हजारे हजारों, के समय। हाँ, अन्ना हजारे के समय बिल्कुल। हजारों लोग उस अनशन में मेरे साथ शामिल हुए। तो लोगों ने कहा ये अनशन सब नाटक है, चुनाव लड़ना है। फिर 2013 का चुनाव आ गया, फिर चुनाव नहीं लड़ा। फिर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन, बीकानेर का एक व्यक्ति को देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा, गेट वेल सून पीबीएम। 27 जुलाई 2015 को हजारों लोग महिलाओं बच्चों सहित भरी बरसात में सुबह 7 बजे एक अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मुझे लगता है उसमें मेरा नाम कहीं नहीं था, मेरा फोटो कहीं नहीं था, लेकिन सबको पता है उसमें जो हिंद की जय करने वाले कुछ लोग थे, उनमें मैं भी शामिल था। उसके बाद लोगों ने कहा, अरे प्लानिंग तो है यार बड़ी। और उसके बाद 2018 का चुनाव आया, मैं जयपुर आ गया था वकालत करने के लिए। लोगों ने कहा, हम कह रहे थे ना सच है, ये जयपुर गए ही चुनाव लड़ने था, अब ये बड़ी प्लानिंग के साथ जयपुर में लड़ेगा। 2018 का चुनाव आ गया, मैं फिर भी नहीं लड़ा। और 2018 के बाद जब ये मुकदमे और सब चीजें हो रही थी, मैं अवेयरनेस क्लास चलाता था, जूनियर वकीलों को कानून सिखाता था, उनको आत्मसम्मान के साथ जीने के तरीके सिखाता था। मैं पुलिस को भी पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर लोगों ने उसमें ये निकाला कि चुनाव लड़ना चाहता है। मुझे लगता है उसी में से एक सवाल आपने भी किया है। तो मुझे लगता है जन्म से लेकर आज तक मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहा हूँ। और एक बात मन में है, हिंद की जय करनी है। एक आम नागरिक यानी मालिक, उसको मालिक का एहसास हो, इसका क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके जीवन पर्यंत अपनाऊँगा। ये बात आपको आज आपके दर्शकों को भी और आपको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें इन 9 महीने में मैंने सीखी है, एक यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत तप कर आया हूँ वहाँ पर और बहुत सीख कर आया हूँ। और मुझे लगता है यहाँ बात इस बात की नहीं है कि मेरे मन में किसी के प्रति बदले की भावना है, लेकिन बदला नहीं हूँ मैं। प्रशासन जब आप जेल में थे तब उनका भी कई बार कहना था कि ये तो जेल में जो कैदी है, उनको भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम करता है। सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है। जेल में जब मैं कुछ लोगों से बात करता था तो मेरा वो वार्ड चेंज कर देते थे कि भाई ये किसी से बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको जब बताता था कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जेल में बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आपको कि जेल में बहुत सारे लोग जो निर्दोष हैं, वो पड़े हैं वो। क्योंकि वो कहीं न कहीं नेताओं से साँठ-गाँठ नहीं है उनकी, पुलिस से साँठ-गाँठ नहीं है, इसलिए पुलिस बंद कर दी। जिनके साथ साँठ-गाँठ होती है, वो आज भी धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं। मुझे आपसे सवाल करता हूँ मैं आपको कि राजस्थान में भ्रष्टाचार खिलाफ मुख्यमंत्री के साहब ने जबरदस्त एक्शन किया। हालाँकि सचिन पायलट साहब कहते हैं कि एक्शन वैक्शन कुछ नहीं किया, ये तो पटवारियों को पकड़ रहे थे। तो मेरा आपसे सवाल है कि राजस्थान में जितने एमएलए हैं, सत्ता के एमएलए हैं, उनमें क्या सभी ईमानदार हैं? क्या सभी ईमानदार हैं? और नहीं है ईमानदार तो क्या एसीबी ने कार्रवाई की क्या? और एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, श्री एमएन दिनेश जो आईपीएस अफ़सर है, ठीक-ठाक से एसीबी में काम किया जिन्होंने, ऐसा बताते हैं उनको। वो कह रहे थे साहब हमारे पास परिवादी नहीं है। लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि क्या आपके जो एसीबी में जितनी कार्रवाइयाँ हुई, उन सब में परिवादी था क्या? नहीं था परिवादी। तो उनमें तो एक्शन किया। और एमएलए जो खुलेआम तांडव मचाया जिन्होंने राजस्थान में, मंत्रियों ने खुलेआम जो तांडव मचाया, उनके खिलाफ तो एसीबी ने एक्शन नहीं दिखाया। तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं। सत्ता जिनका कंठ मरोड़ना चाहती है, उनके कंठ मरोड़ती है एसीबी के माध्यम से और बाद में जो खुलेआम खेले। आज का उदाहरण सुन लीजिए। कल एक अधिशासी अभियंता को शायद जेडीए में सलाहकार बनाया है। यह वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ, रिटायरमेंट के हाँ, कुछ समय ये बाद। वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का। मैंने कई अखबार पढ़ा, 1500% उनके पास संपत्तियां मिली, 30 लाख का सोना, विदेशी दारू और पता नहीं क्या-क्या चीजें मिली। वो एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी अखबारों में खूब छपी। मेरा ये मानना है कि ये गुदड़ी के वो लाल है जिनको अशोक गहलोत ढूंढ के लाए हैं।
ये सब कमाऊ पूत है, लास्ट में जैसे लुटेरे जब भागते समय कुछ भी जो हाथ लगता है वो लूट के भागना चाहते हैं। मुझे लगता है ये उन्हीं लुटेरों की एक गैंग है, जो अब इस तरह के लोगों को सलाहकार बनाएगी, जो नए-नए आइडियाज़ देंगे लूटने के, और भागते हुए जितना लूट सकेंगे वो लूट लेंगे राजस्थान को। क्योंकि आज राजस्थान का नागरिक जितने कर्जे में है, इतना पहले कभी नहीं था, और मुझे लगता है कि नागरिकों यानी मालिकों को कर्जे में लाने का जो काम है, वो सरकार कर रही है। आप जैसे जागरूक करना चाहते हो जनता को, उसका सबसे बड़ा आपने कोशिश भी कर ली है वकील के रूप में भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजनीति में जाने से कुछ सुधार हो सकते हैं? देखिए राजनीति भी एक माध्यम हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबका अलग-अलग टेस्ट है, जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है, कोई साइंस पढ़ना चाहता है, कोई कॉमर्स पढ़ना चाहता है। लेकिन आज अवेयरनेस ज़रूर बढ़ी है। आज इनके लिए बेईमानी करना आसान नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मान लीजिए इन्होंने मुख्यमंत्री ने कुछ मैनेज कर लिए हों चीज़ों को, लेकिन मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ने जितना इस बात को स्प्रेड किया, मान लीजिए अखबारों ने नहीं चलाया, लेकिन सोशल मीडिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे बताइए राजस्थान के बच्चे-बच्चे तक गोवर्धन सिंह का नाम किसने पहुँचाया? मेरे सामने एक और उदाहरण है आपके सामने, जब हमने वित्तीय सहयोग माँगा, हमारे बैंक खाते सील हो गए, 1-1 रुपए का सहयोग माँगा था, 3 दिन में मेरी माताजी के खाते में 9 लाख रुपए डालने वाले कौन थे? नागरिक थे। कहाँ से आए वो? 9 लाख से ज़्यादा रुपए डाल दिए, नागरिक थे। तो मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस तो फैली है, चाहे अखबार कुछ नहीं छापे। आप बताइए कौन से अखबार ने मेरे पक्ष में छापा? किसी ने नहीं छापा। सच्चाई किसी ने बताई? किसी ने नहीं बताई। कोई टीवी चैनल ने सच्चाई बताई? नहीं बताई। नहीं मैंने मुख्यमंत्री बताई। टीवी चैनलों ने नहीं बताई। आज तक में सर जी ने आपकी बहुत दोबार बताई और भी कई चैनल ने आपकी खबरें चलाई आप हैं। समझिए आज तक ने नहीं, राजस्थान तक में सर्जिन चलाई। लेकिन राजस्थान इसके अलावा वो भी सोशल मीडिया पर है राजस्थान तक। तो सोशल मीडिया पर चाहे आप हो, शरद जी हो, चाहे बाड़मेर का व्यक्ति हो, चाहे वो राजस्थान के अनेक-अनेक लोग हों, चाहे नागरिक हों, इन सब लोगों ने सच्चाई बताई, मुख्यमंत्री की भी और मेरी भी। मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को आज धन्यवाद दूँगा, आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने किसी भी रूप में जनता को सच्चाई बताई, और मुझे लगता है मैं अंतिम समय तक उनका कर्ज उतारने की कोशिश करता रहूँगा लगातार। जेल से बाहर आने से पहले क्या सरकार से कोई समझौता हुआ कि अब तो कैसे भी करके आप बाहर निकल जाओ और सरकार से समझौता कर लो और माफी मांग लो, दबाव नहीं बना? मेरे बीकानेर में का मैं रहने वाला हूँ, बीकानेर में मेरे मित्रों से कभी आपको मिलने का मौका मिले या मेरे मोहल्ले में मिलेगा, तो मेरे से नाराज़ लोग कौन से मिलेंगे बताऊँगा आपको। शायद आप भी कभी इंटरव्यू लेंगे तो बता देंगे वो लोग, कि ये बहुत ही अड़ियल ज़िद्दी आदमी है, किसी भी हालत में मानता नहीं है। मेरे परिवारजन भी मेरे से नाराज़ इसलिए रहते हैं कि मैं अड़ियल ज़िद्दी व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे तक तो कोई डायरेक्ट नहीं पहुँचा, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को कहा कि भई इसको समझाओ ये क्या कर रहा है? क्यों जमी-जमाई सब चीज़ों को इतनी शानदार इसकी वकालत है। और वकालत की बात करूँ, मुझे लगता है कि सब लोग जो देख रहे हैं आप भी देखिएगा, हाई कोर्ट की वेबसाइट जब आप देखेंगे, तो मेरी गिरफ्तारी से पूर्व जिन मुकदमों में वकील था, शायद राजस्थान के हर बड़े वकील में हर बड़े मामले में कहीं न कहीं एक साइड में मैं आपको मिलूँगा। तो मुझे लगता है कि वकालत के रूप में मुझे जनता के विश्वास ने, नागरिकों ने मुझे शीर्ष पर लाकर बिठा दिया, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा था। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें जो जिससे मेरी आजीविका भी चली, मेरे साथी वकील जो यहाँ जोधपुर, बीकानेर जहाँ-जहाँ थे, उन सब की आजीविका भी चलाई, और उनको बड़ा भरोसे से यहाँ पर जो लोग आते थे, हमने भी भरोसा कायम रखा। आपके पीछे अगर कैमरा देख रहा हो, तो ये देखिए पक्षकार के अधिकार शायद हम लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल। जितना आइडियल हो सकता था, वो सब आइडियल काम किए। और वकालत में देखिए सब अपनी-अपनी तरह की वकालत करते हैं। मुझे लगता है मैं आपको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को जब चलाएँगे और जो लोग देखेंगे, बिल्कुल। हज़ारों क्लाइंट मेरे अब तक में हैं और रहे हैं। उन हज़ारों में से एक भी व्यक्ति आपको मिल जाए, जो ये कहे कि मैंने गोवर्धन सिंह जी को, जूनियर को या उनके मुंशी को या किसी अन्य व्यक्ति को एक सिक्का यानी 1 रुपया भी तय फीस के अलावा इस बात का दिया, रिश्वत का दे दो, नकल का दे दो, कागज़ का दे दो, तारीख का दे दो, हाज़िरी माफ़ी का दे दो, सब कुछ। 1 रुपया, 1 सिक्का मैंने किसी क्लाइंट का नहीं लिया। मुझे लगता है जब मेरा कभी वकीलों से काम पड़ा था, तो मुझे ये हरासमेंट लगता था। तो वो सब काम जब मैं वकील में चाहता था, मेरे वकील में कोई ज़माने में, वो सारे काम हमने बैठकर तय किए और उन सब कामों को हमने लागू किया जीवन में। तो आदर्श पूर्णतः कहूँगा तो अहंकार कहलाएगा, लेकिन हम आदर्श वकालत करने की ओर लगभग जा रहे थे और हम लोग ठीक-ठीक स्थिति में थे। और आगे भी जो हमारा काम आप देखते रहिएगा और हम पर निगाह बनाए रखिएगा कि हम ठीक काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा मुझे मानना है।
बीजेपी के बड़े नेताओं में किरोड़ीलाल मीणा से भी हमने सवाल पूछे, आपके पक्ष में जवाब दिए और निष्पक्ष जांच की भी बात भी कही और गजेंद्र सिंह मंत्री जी से भी कि जो उनका बात आई आपके समर्थन में। इसके अलावा किसी बड़े व्यक्ति ने आपका समर्थन क्यों नहीं किया? क्या उनको भी डर है कि हो सकता है हम सत्ता में आए और हमारे खिलाफ बोल दें? क्योंकि अ, आप पहले कर चुके हो, वसुंधरा सरकार में भी आप कर चुके हो। किरोड़ी लाल जी मीणा जो बाबा हैं, मैं उनको नेता मानता ही नहीं हूँ। पता नहीं वो क्यों राजनीति में, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं उस आदमी को कभी-कभी रीड प पहले मैं जब जानता नहीं था मैं उनको, तब मैं उनको देखता, मैंने कहा ये क्या आदमी है, समझ में नहीं आता। किरोड़ी लाल मीणा को एक दिन मैंने खुद ने को ही कह दिया, मैंने कहा साहब आप राजनीति में क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप जिस तरह से वर्किंग करते हो, किसी भी राजनीति में दल को ये पसंद आ ही नहीं सकती। आज की डेट में किरोड़ी लाल मीणा युवाओं में ठीक-ठीक पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा। और वो इंतज़ार नहीं करते कि मुझे बीजेपी के आला कमान ये कहेंगे, वो कहेंगे। जब भी न्याय की स्वयं बात आती निर्णय है, डिसीजन तो लेते हैं। वो कूद पड़ते हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है, वो एक अलग बात है। तो किरोड़ी लाल मीणा जी जिनके सामने मैंने एक एससी की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची, उसको जब न्याय दिलाया और उनके सामने सारी बात आई, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखी। रही बात गजेंद्र सिंह शेखावत, जो उन्होंने मामला उठाया, उस समय मैं जेल में था और मेरा कभी गजेंद्र सिंह जी से परिचय भी नहीं। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं जब जेल में था, मैं तो कभी गजेंद्र सिंह जी से मिला ही नहीं और मैं गजेंद्र सिंह जी को जानता भी नहीं। अब उन्होंने क्यों उठाया, क्यों नहीं उठाया, ये तो वो बता सकते हैं। मुझे लगता है कहीं उनकी अंतरात्मा ने शायद आवाज़ दी होगी कि कुछ राजस्थान में बहुत बड़ा गलत हो रहा है, तो हमको बोलना चाहिए। और बीजेपी के अन्य लोग नहीं बोले उनके बारे में, तो वो तय करें। और या जनता तय करे कि उनको बाद में क्या उनको मिलना चाहिए, वोट मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, वो जनता तय करे। ऐसा मेरा मानना है। 2023 के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। एक नागरिक के रूप में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? कौन बनेगा सीएम? ये तो मुझे लगता है कि आपको किसी ज्योतिष से पूछना चाहिए। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, आप भी वोटर क्योंकि हैं, म आपका वोटर वोट है। वोटर होना अलग बात है। राजनीति के में रुचि रखने वाला, राजनीति में जानने वाला, राजनीति का एक्सपर्ट व्यक्ति वही जवाब दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस सरकार की हालत ये कर दी है अशोक गहलोत साहब ने कि हमारे एमएलए इतने आएँगे जितने एक फॉर्च्यूनर में बैठ के जा सके। फिर बाद में इस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट आया कि ये फॉर्च्यूनर तो छोड़ो, एक ऑटो में बैठने लायक इनके एमएलए आएँगे। एक और स्टेटमेंट मुझे ध्यान में आता है गहलोत साहब का, हालाँकि वो स्टेटमेंट आजकल पता नहीं ऐसे उखड़े-उखड़े देते हैं, कभी नकारा, निकम्मा, कभी मुझे गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ बड़ा अजीब-सा आजकल बोलने लगे हैं। पहले तो बड़े श्रूड पॉलिटिशियन माने जाते थे, बहुत पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। इस बार तो मुझे लगता है उनके कौन सलाहकार हैं, कौन उनके डॉक्टर हैं, मुझे तो कभी समझ में नहीं आता। आजकल वो किस हालात में जी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि साहब गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से हम हार गए। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो यहाँ भी है। और आम आदमी पार्टी यहाँ है और बीजेपी यहाँ है और अशोक गहलोत साहब की माने तो मुझे लगता है जो दृश्य फॉर्च्यूनर और ऑटो का है शायद वो हो जाए। लेकिन इससे जनता को क्या मिलने वाला है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मान लीजिए ये चले जाएं तो दूसरे कोई बहुत साधु महात्मा आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। एक हाँ या ना में ईमानदारी से जवाब देना। क्या एडवोकेट गोवर्धन सिंह राजनीति में आएँगे, चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? भविष्य में? ऐसा हाँ या ना जवाब पूछना तो मुझे लगता है कि ये ईमानदारी नहीं होगी आपकी पत्रकारिता के साथ। लेकिन मैं एक बात दोबारा कहता हूँ आपको, मैं जन्म से लेकर आज तक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहा हूँ। मैं दूसरी बात का जवाब इस तरह से देता हूँ कि मैं हर वो काम करूँगा जिससे एक नागरिक के जीवन में सुधार आए, नागरिक जागरूक हो, उसके अधिकारों की रक्षा हो और उसके साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि मैं खुद अन्याय भुगत कर आया हूँ, मैं बहुत सामान्य गरीब परिवार में जन्मा हुआ हूँ, तो जो मैंने देखा है वो कष्ट मुझे पता है कि क्या कष्ट एक सामान्य नागरिक को होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, एक निम्न वर्गीय परिवार में होता है, गरीब को होता है, वो दर्द मुझे पता है और मैं चाहता हूँ किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से उनके जीवन स्तर में सुधार आए और वो ठाठ से कह सके हम आज़ाद देश में साँस ले रहे हैं। ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, पुलिस की गुंडागर्दी, सरकारों की गुंडागर्दी, ये जो चीज़ें हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए। ये सब लोग जेल में होने चाहिए, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है। आप पहले भी सरकारों के खिलाफ लड़ते थे, तो परिवार वाले नहीं कहते थे कि उनसे क्यों पंगा ले रहे हो? क्योंकि परिवार, आपके मित्र और कुछ आपके जो चाहने वाले हैं, वो कितने पीड़ित और दर्द और दुःख में रहे हैं, आपको पता है? पाली से कई लोग आए जो हमें यहाँ से मिले और भी जो राजस्थान के कोने-कोने से जो लोग आए। देखिए, जब आपने एक मार्ग चुना कि आपको देशभक्ति करनी है, आपको हिंद की जय करनी है, तो यह सब तो उसी समय आपको तय करना था कि आपके माता-पिता, परिवार, दोस्त, साथी ये सब लोग कष्ट में आएँगे। तो मुझे लगता है कि ये उनको चयन करना चाहिए था। जब-जब लोग मेरे से जुड़े, मैं उस समय भी ऐसा ही था।
अगर मुझे कोई बचपन का साथी आपको मिल जाए तो उससे पूछेंगे तो मैं उस बचपन में वैसा ही था। तो जिन्होंने मेरा चयन किया कि मैं गोवर्धन सिंह का दोस्त हूँ या गोवर्धन सिंह मेरा दोस्त है, तो ये उनका चयन था। तो उनके चयन के साथ मैं तो आज प्राउड फ़ील करता हूँ। आप मुझे 23 करोड़ की बात पूछते हैं, लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं बहुत समृद्ध व्यक्ति हूँ इस रूप में कि मेरे पास ऐसे दोस्त, ऐसे साथी, ऐसे लोग और मेरे परिवार के लोग जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 9 महीने तक लगातार सारी यातनाएँ सहन करते हुए खड़े रहे। मुझे लगता है ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, जो मेरे साथियों की, दोस्तों की जिन्होंने मेरे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो प्रॉपर्टी किसी सिविलियन के पास शायद ही होगी। इतनी सारी यातनाएँ राजस्थान के हर नागरिक को पता था कि मुख्यमंत्री दमन कर रहा है, गलत कर रहा है, अपराध कर रहा है और इसके बावजूद मेरे साथ खड़े रहना और अब तक खड़े रहना। आज के दिन मैं गिरफ्तार हुआ था, 1 साल पूरा आज हो गया। उस दिन से लेकर आज तक अनेक अनगिनत लोग खड़े रहे। मैं इस ये तो बहुत छोटी बात है, मैं इससे और बड़ी बात मानता हूँ अपने मन में। जिन लोगों ने मदद करने में सक्षम नहीं थे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग मदद करने में सक्षम नहीं थे। आप सक्षम थे, आपने कर दी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग सक्षम नहीं थे। उन्होंने क्या किया, ईश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना की हाथ जोड़कर, हे भगवान गोवर्धन सिंह का भला करना। शायद वो ईश्वरीय शक्ति भी मेरे लिए काम करी और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं हर उस व्यक्ति का भी कर्ज़दार हूँ जिसने ईश्वर के सामने प्रार्थना करी, जिसने कुछ भी मैं छोटी-छोटी बात इसके बाद जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे लिखा, जिन्होंने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किसी तरह से वो तो सब बहुत बड़े लोग हैं। मैं हर उस व्यक्ति कर्ज़दार हूँ जिसने ईश्वर के सामने प्रार्थना करी है और मैं उसका कर्ज़ किसी न किसी रूप में चाहे वो हिंद की जय करके, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हिंद की जय करके या देशभक्ति करके या कोई अन्य माध्यम जो भी हो सकता है, साधन कोई भी हो, वो साधन अपनाऊँगा। साध्य वही है कि जीवन स्तर में सुधार आए और जिन जिन चीज़ों को मैंने झेला है या आम नागरिक झेल रहा है, उनको झेलना नहीं पड़े। सोशल मीडिया पे आप बहुत छाए रहते हो। जब आपका अकाउंट ही हैंग कर लिया गया, किसने किया और वापस रिकवर कैसे हुआ? देखिए, सत्ता है। सोशल मीडिया अकाउंट तो बहुत छोटी बात है। मैं ये सोशल मीडिया अकाउंट बंद करते रहेंगे, चालू होता रहेगा, वो सब अलग बात है। लेकिन अब जो मैं लोगों के दिलों में हूँ, उसको कैसे निकालेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कोई तरीका इनके पास है क्या? वो फ़ॉर्मूला है क्या इनके पास? वो फ़ॉर्मूला ये अपना सकते हैं तो बताइए। मुझे जितना प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलता है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ना तो देखो नेता हूँ, ना मैं अफ़सर हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं उद्योगपति हूँ। इसके बावजूद इतना प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद जितना मुझे मिलता है एक सिविलियन नाते, शायद राजस्थान में या भारत में शायद ही किसी सिविलियन को मिलता होगा। और एक और उदाहरण है, मान लीजिए आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो भारत में 20 लाख वकील हैं। आपके नाम मन में कोई भी नाम चल रहा है, कपिल सिब्बल चल रहा होगा, प्रशांत भूषण चल रहे होंगे और बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं। मनन मिश्रा हमारे बीसीआई के चेयरमैन हैं। राजस्थान के हमारे बीसीआई के अभी बीसीआर के चेयरमैन हैं घनश्याम सिंह राठौड़ या अशोक गहलोत से लाभ प्राप्त लोग हैं, जितने भी लाभ प्राप्त लोग हैं, 20 लाख वकील। आप उनकी प्रोफ़ाइल सर्च करिएगा। मुझे लगता है जितना सोशल मीडिया पर प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, इस 20 लाख में से किसी वकील को नहीं मिलता होगा। इसलिए भी मुझ पर दबाव है कि मैं हर वो काम करूँ जो जनता चाहती है। जितनी मुखरता से आप बोलते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से आवाज़ उठाएँगे, इसी तरीके से बोलते रहेंगे सरकारों के खिलाफ? ये सवाल आप अपने दर्शकों से पूछिएगा, उनको क्या लगता है? मैं 9 महीने की यातना, 121 दिन की पुलिस कस्टडी जो अजमल कसाब को भी नहीं मिली थी, पाकिस्तानी आतंकवादी को भी। बम कांड में जो बरी हुए, इनको भी इतनी पुलिस कस्टडी नहीं दी गई थी। मुझे इतना पुलिस कस्टडी में रखा गया और क्या-क्या यातना नहीं दी गई, मैं अब चैनल पर तो क्या बताऊँ। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, अभी इस इंटरव्यू में सुन रहे हैं, तो आप अपने दर्शकों से सवाल पूछिएगा कि क्या लगता है गोवर्धन सिंह को सरकार ने सुधार दिया है, डरा दिया है, दबा दिया है? क्या कर दिया है? बताइए, मुझे लगता है तो लक्ष्य जो है पवित्र लक्ष्य को लेकर चला था। मैं घर-बार, परिवार, कर्मस्थली, जन्मस्थली छोड़कर बीकानेर से जयपुर आया था। मुझे लगता है यहाँ भी मुझे बहुत प्यार, प्रेम, स्नेह मिला था और आज राजस्थान छोड़िए भारत में कई राज्यों में जितना मुझे मिलता है प्यार, प्रेम, मुझे लगता है कि मैं इसको चुकाऊँगा, इस कर्ज़े को चुकाऊँगा। तो बाकी ये सवाल आप जो पूछ रहे हैं, वो दर्शकों से पूछिएगा आप। जब भी आप जेल में थे, पुलिस कस्टडी में थे, तो यहाँ मैं आता था सवाल पूछने एडवोकेट आपके जो साथी सही राम जी। सही राम जी और आपकी पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत गज़ब के लोग हैं। और इतने गजब के लोग हैं, मेरे साथ जो साथी हैं, कोई 25 साल का है, कोई 24 साल का है, कोई 27 साल का होगा, जो जिन्होंने मेरे लिए पीछे संघर्ष किया। बहुत सारे नाम हैं, मुझे लगता है मैं कुछ नाम लूँगा तो वो अन्याय होगा मेरे साथ में। लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं, सही राम जी, अजीत जी, परमेश्वर जी, रविंद्र सिंह जी, गोपाल सिंह जी,
जोधपुर के साथी सुमेर जी, मैं नाम लूँगा चूक जाऊँगा, विजय दीक्षित, दिनेश, तो मैं चूक जाऊँगा। इस अपराध बोध से बचाने के लिए आप नाम लिए बिना अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो ये बहुत गज़ब के लोग थे। और ऐसे लोग थे जो आज़ादी से पहले जो मतवाले जो आज़ादी के लिए जो जैसा करते थे ना, ये वो लोग हैं। और वो मुझे लगता है कि इतनी ताकत के पीछे तो परिवार के लोग भी किनारे हो जाते हैं। मुझे लगता है ये तो कुछ लोग तो जो मेरी जाति के भी नहीं है, मेरे परिवार के भी नहीं है, लेकिन वो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार से खड़े रहे, अड़े रहे, ये अद्भुत लोग हैं। इनको मैं तो सैल्यूट करता ही करता हूँ। मुझे लगता है ऐसे और बहुत जानने वाले जो लोग हैं वो भी सैल्यूट करते हैं और आने वाले समय में ये भी देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। विष्णुदत्त बिश्नोई को कितना न्याय दिला पाया अभी तक? देखिए, न्याय देना जो असली काम है वो तो ईश्वर का है। दूसरा काम है न्यायपालिका का। बात है मैंने अपना 100% दिया कि नहीं दिया। आप पहला दिन याद कीजिए जिस दिन विष्णु जी हमको छोड़कर गए थे। उस दिन से लेकर के और आज तक, आज लगभग मुझे लगता है तीसरा साल होने वाला है। कौन-सा ऐसा दिन है जिस दिन हमने विष्णु जी को याद नहीं किया हो? और आज तो चलो हम जीत चुके हैं, विष्णु जी पर जो डेंट करने कोशिश की, असफल कोशिश की, उसको भी हमने धो दिया है। अब तो कोर्ट ने भी कृष्णा पूनिया को एमएलए जो है, जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त है, अशोक गहलोत की सबसे निकट विधायक मानी जाती हैं, उनको भी कोर्ट ने वारंट जारी करके तलब कर लिया है, उनको आरोपी मान लिया है, सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन एक चीज़ सामने नहीं आई, वो क्या है? वो कौन अधिकारी थे, कौन नेता थे जिन्होंने विष्णु जी को पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आज जनता यह क्यों नहीं पूछती उस भूपेंद्र यादव से कि तूने जो बकवास करी थी, वो तो अनुसंधान में धुल गई। तूने जो उस पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मैं इस सवाल पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अ, भूपेंद्र यादव से गिरा हुआ डीजीपी आज तक कोई नहीं था। मैं बहुत बहुत बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दर्शक जान सकें कि वो कितना गिरा हुआ आदमी था। पुलिस के मुखिया रहे वो। आप पुलिस के मुखिया रहे, आरपीसी मुखिया रहे, ऐसे चापलूस लोग कुछ भी हो सकते हैं। और अगर भूपेंद्र यादव दम है तो मानहानि का मुकदमा करे। मैं बोल रहा हूं, कितनी बड़ी बात। मैं दोबारा बड़ी बात बोल रहा हूं। उस मतलब गिरे हुए इंसान ने, अब आप बताइए, एक हीरो, कोहिनूर पुलिस का, ये हर एक आदमी कहता है, जनता भी कहती है, सब कहते हैं। जब वो दुनिया से चले जाता है तो हम क्या करते हैं कि जब कोई ऐसी बात आती है हम उसके बारे में ऐसी चर्चा नहीं करते। और झूठी कहानी बना करके और जनता को बरगलाने का जो काम किया गया, सीबीआई जांच के आदेश हो गए, उसके बाद जो है जिस तरह की घटिया कोशिश उस भूपेंद्र यादव ने करी, मुझे लगता है आज कोर्ट के आदेश अगर आप पढ़ेंगे, जनता तो पढ़ चुकी है, आप भी पढ़िएंगे, तो वो सब आपको पता लगेगा कि वो कितना गिरा हुआ इंसान था, पुलिस के लिए भी और जनता के लिए भी। वो अशोक गहलोत साहब के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जनता उससे घृणा करती है। मैं दृढ़ विश्वास से कहता हूं, अपवाद छोड़ दो, उससे लाभ प्राप्त लोग छोड़ दो, तो जनता उस आदमी से घृणा करती है क्योंकि उसने विष्णु जी के साथ अन्याय किया। मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं आपको। पुलिस के लोगों ने अपनी तनख्वाह यानी पेट काट करके विष्णु जी के लिए पैसा इकट्ठा किया। वो पैसा उस भूपेंद्र यादव ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विष्णु दत्त जी के परिवार तक नहीं पहुंचने दिया। ये बोल रहा हूं, वो पैसा इन्होंने नहीं दिया। पुलिस के खात की सैलरी से कट गया, पुलिस कर्मियों की सैलरी से, लेकिन विष्णु जी के परिवार को नहीं देने दिया। उसमें भूमिका भूपेंद्र यादव की और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की थी। और अब आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, वो सवाल करिए भूपेंद्र यादव से और मुख्यमंत्री से, कांग्रेसियों से, मंत्रियों से, विधायकों से कि जो पैसा पुलिस की तनख्वाह से कट चुका था, क्या वो सारा पैसा उस परिवार को मिला या नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो परिवार सरकार ने, पुलिस के लोगों ने या कृष्णा पूनिया ने या भूपेंद्र यादव ने बर्बाद कर दिया उस परिवार को? मुझे लगता है कि जनता सब जानती है और ये हिसाब करेगी। जब समय आएगा तब हिसाब करेगी। जनता अब अभी तो कुछ कर नहीं पा रही है। अब समय आएगा, हिसाब करेगी। एक मामला और चला था जिसमें 4-4 पुलिस के एडिशनल एसपी के रैंक के अधिकारियों ने जांच की थी कि ये वो हकीकत में घटना घटित हुई है, लेकिन उस घटना को ही वापस चेंज ही कर लिया गया।
तो ये क्या वाकया है? यही वो मामला है जिसमें राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। गैंगरेप हुआ, अपहरण हुआ, डकैती हुई, सीआईडी सीबी के 4 अफसरों ने मान लिया और उसके बाद जो दबाव पड़ा, गहलोत साहब ने दबाव बनाया, पैसा-वैसा बहुत सारी बेईमानियाँ उसमें हुई है। तभी तो कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर किया है। उसमें जो इन्होंने किया है वो तो मुझे लगता है कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश के किसी भी गिरे गिरे हुए नेता ने या गिरे हुए पुलिसकर्मी ने नहीं किया होगा, वो काम उसमें हुआ है। 2023 के चुनाव बहुत नजदीक है और 24 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आपको अ, एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। क्योंकि जो एक अधिकार सूचना का अधिकार मिला था, उसको तो नेताओं ने पंगु कर दिया। अब वोट का अधिकार आप सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि यह अधिकार आपको गर्त में भी डाल सकता है और यही अधिकार के प्रयोग से आप अपने आप को जो एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक को होना चाहिए वैसा हमको महसूस होना चाहिए, वो सब इस्तेमाल करते समय इस अधिकार का विचार करिएगा। उसी व्यक्ति को या उसी विचारधारा को वोट दीजिएगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि यह लोग हमारे जीवन स्तर में सुधार करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अपराधियों के साथ मिली-भगत नहीं करेंगे। यही मेरा मैसेज है। आरपीएससी में आए दिन बड़े-बड़े नाम बाहर आ रहे हैं, आरपीएससी मेंबर तक जो कई सालों से पेपर बाँट रहे हैं। उन युवाओं की आप कैसे मदद कर पाएँगे? क्योंकि युवा हताश और निराश है, इतने वर्ष तक मेहनत करता है, किराए लाता है या पैसा खर्च करता है, कोचिंगें करता है, फिर पेपर ही बिक जाता है। उन युवाओं की क्या मदद कर सकते हैं? मैं कई बार बोल चुका हूँ, शायद मैं अब दोबारा बोलता हूँ। इस राजस्थान में अगर कोई एक वर्ग सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है, तो वो है बेरोज़गार युवा। आप याद करिए ये जो बाबूलाल कटारा अभी जो आरपीएससी मेंबर का मामला आपने बड़ी लिया, जेल-वेल, मुकदमे, जुर्म प्रमाणित, पेपर चोरी सब चल रहे हैं। किसने बनाया इनको? सचिन पायलट साहब ने भी कहा है कि ये जाँच की जानी किसने बनाया उनको? और इसको छोड़ थोड़ा और पहले चलते हैं अपन। एक हबीब खान गौरान नाम के आईपीएस अफ़सर को भी किसने बनाया था? और मेंबर बनाने के बाद उनको चेयरमैन किसने बनाया था? फिर वो पेपर चोरी करते हुए आरपीएससी से पकड़ा गया, उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। क्या टैलेंट था उसमें? तो ये बाबूलाल कटारा, हबीब खान गौरान या पुलिस के ही लोगों को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों बनाते हैं आरपीएससी में? पहले तो पुलिस में रहते हुए ये गलत काम करते हैं नेताओं के लिए और वो चापलूसी की जब पराकाष्ठा पार कर देते हैं, तब इनको आरपीएससी में लाया जाता है कि अब आप अपना घर भर लीजिए। अब देखिए अभी कौन है चेयरमैन? पुलिस का आरपीएस अफसर। पहले कौन था? भूपेंद्र यादव, पुलिस का। उससे पहले किसको बनाया? हबीब खान गुरान को, पुलिस का आरपीएस अफसर। तो ये पुलिस से कुछ न कुछ इनका बड़ा लाग लपेट है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कमज़ोर लोग होते हैं ना, कायर लोग होते हैं, वो पुलिस की ओट में पीछे छुप कर खड़े रहते हैं। अशोक गहलोत साहब जब-जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पुलिस की ओट में पीछे जाके छुप जाते हैं और छुप कर के पीछे से वार करते हैं, पुलिस से वार करवाते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो पारदर्शी तरीके से जो गलत है उसको गलत कहे, सही को सही कहे। केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या अपने विरोधियों को निपटाने के लिए पुलिस का उपयोग नहीं करे। एक लोकतांत्रिक देश में जैसी पुलिस होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वह दिखना चाहिए। कई बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि है ना सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। एक बार राजस्थान में भारत के लोग आकर देखें कि मेरे ही मामले को देख लें, एक अन्य मामला देख लें कि अशोक गहलोत साहब संस्थाओं का कितना भयंकर दुरुपयोग करते हैं। चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे साक्षात्कार में 80-80-80 एक ही परिवार के नंबर देने हों, चाहे वो डोटासरा जी हों, चाहे वो कृष्णा पूनिया हों, चाहे वो अन्य लोग हों। वो जो धंधा चल रहा है, साक्षात्कार के नाम पर धंधा, बेरोजगारों को लूटने का धंधा, एक बार वो देखें संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मुझे लगता है अशोक गहलोत को बोलने का अधिकार नहीं बचेगा, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपने सुना एडवोकेट गोवर्धन सिंह को किस बेबाकी से अपने विचार रखे, आपके लगभग एक-एक सवाल का जवाब दिए। आपके और भी जो कमेंट आएँगे, जो आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल आप कमेंट ज़रूर करें। हम उसी बेबाकी से आपके सवाल आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। नमस्कार।